गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन स्टूडेंट्स। हाँ जी, कैसे हो आप सभी। सैटरडे को आप लोगों की क्लास नहीं हो पाई थी। जो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि हमें यूट्यूब पे लिंक नहीं मिला, तो वो इस वजह से नहीं मिला क्योंकि आप लोगों की क्लास नहीं थी। मैं किसी कारणवश मैं बाहर थी, इस वजह से आप लोगों की क्लास नहीं ले पाई थी। हाँ जी, तो चलिए, जो स्टूडेंट लाइव आ चुके हैं जल्दी से जल्दी क्लास को शेयर कर दो भाई, जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके भाई बंधु साथी संगी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस सेशन को पहुंचाया जा सके। जल्दी से जल्दी लाइव आ जाओ, जल्दी से जल्दी लाइव आ जाओ, जिससे कि हम अपने सेशन की शुरुआत कर पाएँ। हम ज़्यादा समय को ना खराब करें, क्योंकि समय बहुत कीमती है भाई, समय बहुत कीमती है। इसको एक कहते हैं ना, पैसा तो फिर भी वापस लौट के आ सकता है, लेकिन समय जो एक बार निकल गया हमारे हाथ से वापस लौट कर नहीं आ सकता। तो जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए, जिससे कि हम अपनी क्लास की शुरुआत करें, हम अपने सेशन की शुरुआत कर पाएँ, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ पाएँ। हाँ जी स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हो सारे? गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करें अपने सेशन को। चलिए हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि पहले जो भी सेशंस हुए हैं जिनके अंदर आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन करवाए गए हैं हिस्ट्री के, वो आप लोगों ने सभी देख लिए होंगे। अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो वो प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और ये जो क्वेश्चन थे वो पेपर में छपने वाले हैं, या इनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स है वो पेपर में आने वाले हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि हम इस क्लास के अंदर सिर्फ क्वेश्चन के आंसर ही नहीं करते, साथ ही साथ उनसे रिलेटेड जो आसपास का जो उससे रिलेटेड हम सारा कुछ उसमें करते हैं। तो जो स्टूडेंट जो क्लास को नहीं लगाते हैं वो भी लगाइए, और जो लगाते हैं उसको दोबारा रिपीट कीजिए, ताकि आप लोगों के माइंड में अच्छे से वो क्लास बैठ जाए। सेकेंडली सबसे बड़ी बात है स्टूडेंट, जब भी आप अपने पास साथ में बैठते हैं तो कॉपी और पेन लेके बैठिए, जिससे कि आप लोगों को लगता है यार आज कुछ नया है, तो आप हाथों हाथ नोट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को बाद में दिक्कत नहीं आती है। क्लियर है? चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह से आने वाला है। क्वेश्चंस मेरे हैं, जवाब आप लोगों के हैं। जल्दी से जल्दी इन क्वेश्चन का जवाब देना है। आप लोगों के प्यारे प्यारे आंसर्स का मैं हमेशा वेट करती हूँ, और उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड। देखिए मिलाना है, काटा वाटा मारना आप लोगों को पता ही है, कोई टफ काम नहीं है। बचपन में हमने यही काम किया, काटा माटा यही किया, तो यहाँ पे भी यही करना है। बहुत ईजी, तभी तो मैं इस तरह के क्वेश्चन आती हूँ, क्योंकि बच्चों को काटने पीटने का बड़ा शौक है ना, तो इसी तरह से मैं इस तरह से क्वेश्चन लेके आती हूँ। क्वेश्चन देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड नाल मिलाना है, ऐसा एटा दिते कोड सही उत्तर दी चौन करनी है। क्वेश्चन देखने के बाद आप लोगों को पता चल गया होगा ये सिंधु घाटी सभ्यता की क्या है, साइट्स हैं, आप सभी को पता है। ये क्या दी गई हैं? रिवर दी गई हैं। आपको बताना है कि कौन सा साइट कौन सी नदी के ऊपर है। आप लोगों को पता है हड़प्पा कहाँ पे है? हड़प्पा जल्दी से जल्दी बताइए ऑनलाइन स्टूडेंट। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात है। हड़प्पा कौन सी नदी के ऊपर है? रावी नदी के ऊपर, ये आप सभी को पता है। उसके बाद हम बात करते हैं कालीबंगा। कालीबंगा कौन सी नदी के ऊपर है? कालीबंगा कौन सी नदी के ऊपर है? सरस्वती के ऊपर। सरस्वती के ऊपर, यहाँ ऑप्शन में सरस्वती दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। अरे भाई, घग्गर का पुराना नाम सरस्वती तो था, इसलिए तो मैंने सरस्वती बोला। तो घग्गर, कालीबंगा क्या है? घग्गर। लोथल, लोथल कौन सी नदी के ऊपर है? आप लोगों को पता ही है, भोग रहे हैं हम उसको, तो भोगवा नदी। लोथल भोग रहे हैं हम उसको, तो भोगवा नदी हो गया। एंड रोपड़, रोपड़ कहाँ पे है? पंजाब में। और कौन सी नदी? सतलुज नदी। तो ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? बस इजी सा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। कई बार ये इजी क्वेश्चन के चक्कर में ही हम गलत कर बैठते हैं, क्योंकि हम क्या हो जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ओवर कॉन्फिडेंट मत होइएगा, तसल्ली से इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। काटा माटा मारिएगा, लेकिन ऐसे भी नहीं कि आप लोगों ने जहां उठाया वहीं कर दिया। बच्चे हो, बच्चों, लेकिन वो छोटे बच्चों वाला काम नहीं करना ना जो छोटे बच्चे करते थे। क्लियर? बात समझ में आई? तो ए का क्या रहेगा? थर्ड। देखिए ए का थर्ड यहाँ पे है, नहीं है, तो इसको हमने काट दिया। ए का थर्ड यहाँ पे है, नहीं है, तो बचा क्या? ए एंड बी। अब दोनों तो ऑप्शन में आ नहीं सकते स्टूडेंट, हम हमेशा यही गलती करते हैं। हम क्या देखते हैं, स्टार्टिंग में देख लेते हैं ए का थर्ड दिया हुआ है, और हम क्या कर देते हैं, और हमें शीट में गोला भर देते हैं कि नहीं भर देते हैं। और फिर बाद में हम देखते हैं यार ये क्वेश्चन मैंने ऐसे कैसे कर दिया, यहाँ पे भी एक थर्ड दिया, यहाँ पे भी एक थर्ड दिया। तो तसल्ली से उस क्वेश्चन को चेक करो, उसके बाद उसका आंसर करो। बी का क्या दिया हुआ है? सेकंड दिया हुआ है। यहाँ पे बी का सेकंड दिया हुआ है क्या?
दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ तो इसका मतलब ही कट हो गया। ऑप्शन नंबर ए। फिर भी हम अपनी तसल्ली के लिए चेक कर लेते हैं, सी का क्या आएगा, फर्स्ट आएगा, एंड डी का क्या आएगा, फोर्थ आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही ऑनलाइन स्टूडेंट, बिल्कुल सही। क्लियर, बात समझ में आई, बात समझ में आई। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रवेश द्वार, सिंधु घाटी सभ्यता का एंट्रेंस डोर किसे कहा जाता है, हड़प्पा को कहा जाता है। क्यों, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर सबसे पहले किस साइट की खोज हुई थी, हड़प्पा की खोज हुई थी। इस वजह से हड़प्पा को सिंधु घाटी सभ्यता का एंट्रेंस गेट कहा जाता है, डोर कहा जाता है। बात समझ में आई। कालीबंगा आप लोगों को पता ही है, राजस्थान में है, यहाँ से हमें जुते हुए खेत मिले हैं। कालीबंगा, काली मतलब काली, बंगा मतलब चूड़ियाँ, काली मिट्टी की चूड़ियां। बात समझ में आई। लोथल आप सभी को पता है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे बड़ी संरचना है, जिसे हम डॉकयार्ड कहते हैं, जिसे हम गोदीवाड़ा कहते हैं, वो हमें कहां से मिली है, लोथल से। तो लोथल क्लियर है। उसके बाद रोपड़ की बात करते हैं। रोपड़ कहाँ पे है, पंजाब में है। क्या है, पंजाब में है। यहाँ पे हमें क्या मिला है, एक कुत्ते की कब्र के साथ, मतलब एक आदमी है, आदमी की कब्र के साथ क्या मिला है, हमें कुत्ते की कब्र, मतलब एक डॉग। जैसे आप सभी को पता है, हर घर में आप लोगों ने भी किसी के पास एक जानवर होगा, जो आप लोग पेट्स जिसे हम कहते हैं, पेट आपने किए होंगे, अपने पास होंगे। किसी के पास कैट होती है, किसी के पास डॉगी होता है। तो एक आदमी था, जब वो मर गया तो उसका जो कुत्ता था, मतलब उसका जो डॉग था, उसे भी उसके साथ क्या किया गया, दफनाया गया, या कह सकते हैं दोनों की डेथ एक साथ हुई होगी। और रोपड़ से हमें एक ऐसी कब्र मिली है जहां पर एक मनुष्य, मतलब एक मानव के साथ हमें क्या मिले, कुत्ते की कब्र के भी साक्ष्य मिले हैं। बात समझ में आई। तो बात समझ में आ गई। कई बार पूछ लेते हैं, ध्यान रखना कि मानव की एक व्यक्ति की कब्र के साथ मानव एक कुत्ते की कब्र हमें मिली है, तो वो हमें कहाँ से मिली है, रोपड़ से मिली है। क्लियर है, बात समझ में आई, समझ में आया, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े। क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मेन थीम ऑफ उपनिषद इज, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा सोच लीजिए। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है, सोशल स्ट्रक्चर, फिलोसफी, लॉ एंड स्टेट। पहले तो मुझे ये बताइए, टोटल उपनिषद कितने हैं, टोटल उपनिषद कितने हैं, 108 है। कितने हैं, 108 है। लास्टवा कौन सा है, अलोपनिषद। लास्ट उपनिषद कौन सा है, अलोपनिषद। लास्ट उपनिषद कौन सा है, अलोपनिषद। आप लोगों से क्या पूछा गया है कि उपनिषदों का मुख्य सब्जेक्ट क्या है, मुख्य विषय क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आप सभी को मैं बता दूं, उपनिषद, उप मतलब होता है गुरु के पास, मतलब उप मतलब के ले जाना, निषद मतलब कि पास में ले जाना। मतलब उपनिषद क्या कहता है कि इस संसार के अंदर ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। क्या कहता है, ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। वो ये कहता है कि यहाँ आत्मा और परमात्मा दोनों एक हैं। आत्मा हमारी सोल और हमारा ईश्वर दोनों एक हैं। हर व्यक्ति की आत्मा के अंदर क्या होता है, ईश्वर होता है। मतलब कहते हैं ना कि हमारी आत्मा ही हमारा क्या है, ईश्वर है। तो उपनिषद क्या कहता है, आत्मा और परमात्मा दोनों एक हैं। ये किस पर काम करती है, फिलोसफी के काम करती है। किस पे, फिलोसफी पे काम करती है। क्लियर है, बात समझ में आई। तो टोटल उपनिषद कितने हैं, 108 हैं। लास्ट उपनिषद कौन सा है, अलोपनिषद है, जिसको लिखा किसके टाइम पे गया था, अकबर के टाइम पीरियड में लिखा गया था। इसमें से अगर पूछा जाए उपनिषदों की भाषा क्या है, भाषा क्या, उपनिषदों का सब्जेक्ट क्या है, तो वो क्या है, फिलोसफी। ये दर्शन पर काम करता है। ये कहता है कि आत्मा और परमात्मा दोनों ही एक है। जरूरत है तो व्यक्ति को पहचानने की। वो कहते हैं कि ईश्वर नहीं होता, हर जगह ईश्वर नहीं होता। अगर ईश्वर होता है तो वो व्यक्ति की आत्मा में होता है। हमारी आत्मा में ही क्या, हमारा ईश्वर बसा हुआ है। क्लियर, बात समझ में। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर है, आप भी हम सभी ईश्वर में विश्वास रखते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम बहुदेववादी हैं। हमें जहां लगता है हम शिव जी की भी पूजा करते हैं, हम माता पार्वती की भी पूजा करते हैं, हम भगवान विष्णु की भी पूजा करते हैं, हम भगवान कृष्ण की भी पूजा करते हैं। हर व्यक्ति का अपने अपने क्या है, देव हैं। हर व्यक्ति का अपना अपना ईश्वर है। तो उपनिषद क्या कहता है, उपनिषद कहता है कि आप लोग इन बाहरी ईश्वर को पूजने की बजाय जो आपके अंदर आत्मा में जो ईश्वर है उसी की क्या करो, पूजा करो। क्योंकि आत्मा और परमात्मा दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही एक है। क्लियर है, समझ में आया ऑनलाइन स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन।
द लिस्ट ऑफ द 16 महाजनपदा इज अवेलेबल। आप सभी को पता है महाजनपद कितने हैं? हाँ जी, जल्दी जल्दी पता है मुझे, आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया और आप आंसर देना शुरू कर चुके हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड जी, वेरी गुड। लेकिन आप मुझे बताइए 16 महाजनपद आप सभी ने सुने हुए हैं, जैसे कि सिख धर्म के अंदर 12 मिसलें थी, उसी प्रकार से अगर हम हिंदू धर्म की बात करते हैं, जब हिंदू धर्म की शुरुआत हुई थी उस टाइम पर हिंद साम्राज्य के अंदर, भारत के अंदर कितने 16 महाजनपद थे। कितने थे? 16 महाजनपद थे। आपको इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? हम लगे सभी 16 महाजन पढ़ा है, 16 महाजनपदों वाला टॉपिक पढ़ा है, मगध है, अंग है, काशी है, कौशल है, सब पढ़े हमने। लेकिन हमें इनके बारे में कहीं तो लिखा होगा, कहीं से तो हमने पढ़ा होगा, तो इनके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। क्या हमें महाभारत से मिलती है? क्या हमें अंगुत्तर निकाय से मिलती है? क्या हमें छांदोग्य उपनिषद से मिलती है? क्या हमें संयुक्त निकाय से मिलती है? बताओ भाई, कहाँ से मिलती है हमें 16 महाजनपदों की जानकारी? जल्दी से जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या हो सकता है? ऑनलाइन बिल्कुल सही, वेरी गुड आंसर बी, अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय से। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछती हूँ, जल्दी से जल्दी जो भी स्टूडेंट लाइव बैठे हैं मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दो। 16 महाजनपदों की जानकारी आपको कौन से जैन ग्रंथ से मिलती है? 16 महाजनपदों की जानकारी आपको कौन से जैन ग्रंथ से मिलती है, जैन बुक से मिलती है? बताओ कौन से मिलती है, कहाँ से मिलती है? जैन ग्रंथ है जो 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी देता है, कौन सा है वो? कौन सा है वो बताइए? भगवती सूत्र। भगवती सूत्र। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछती हूँ कि कौन सा ऐसा बौद्ध ग्रंथ है जो 16 महाजनपदों की जानकारी देता है? जल्दी से जल्दी बताइए ऑनलाइन स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर पेपर के अंदर छपने वाला क्वेश्चन है ये कि 16 महाजनपदों की जानकारी कौन से बौद्ध ग्रंथ से मिलती है? बताओ भाई, कौन से बौद्ध ग्रंथ से मिलती है? हाँ जी, बिल्कुल सही, अंगुत्तर निकाय से। देखिए यहाँ पे इन्होंने सीधा पूछ लिया 16 महाजनपदों की सूची कहाँ मिलती है, आप लोगों को सीधा क्वेश्चन मिल गया। अगर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा आता कि 16 महाजनपदों की सूची या जानकारी आपको कौन से जैन ग्रंथ से मिलती है, जैन बुक से मिलती है, तो अगर आपके ऑप्शन में, ध्यान से सुनना इस बात को, अगर आपके ऑप्शन में भगवती सूत्र भी ऑप्शन में दिया होता, अगर आपके ऑप्शन में अंगुत्तर निकाय भी दिया होता, तो आप कौन से ऑप्शन पे टिक मार्क करते? क्या पूछा है? कौन सी जैन बुक से मिलता है? अगर आपके ऑप्शन में भगवती सूत्र, अगर आपके ऑप्शन में अंगुत्तर निकाय दोनों दिए होते तो आप किस पे टिक मार्क करते? किस पे करते? भगवती सूत्र पे करते। चाहे ये दिया हुआ है, नो डाउट हमें अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर क्वेश्चन आता कि कौन से जैन ग्रंथ से मिलती है, तो वो कौन से? भगवती सूत्र से मिलती है। अगर इसी क्वेश्चन को हम उल्टा कर दें कि 16 महाजनपदों की जानकारी कौन से बौद्ध ग्रंथ से मिलती है, तो आपके ऑप्शन में अंगुत्तर निकाय भी होता, आपके ऑप्शन में भगवती सूत्र भी होता। तो अगर आपको इसका आंसर लगाना होता तो वो कौन सा होता? अंगुत्तर निकाय, क्योंकि अंगुत्तर निकाय क्या बौद्ध ग्रंथ है जहां से हमें 16 महाजनपदों जानकारी मिलती है, और भगवती सूत्र क्या है? एक जैन ग्रंथ है। यहाँ पे सीधा सा पूछा गया था तो सीधा सा आंसर आ गया। यहाँ पे अगर भगवती सूत्र भी ऑप्शन में होता तो यहाँ पर वो भी इसका आंसर आता, क्योंकि ऊपर मेंशन नहीं किया हुआ कि कोई बौद्ध धर्म या बौद्ध ग्रंथ या जैन ग्रंथ। बात समझ में आ गई? समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लो। अगर आप लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया, आप बहुत अच्छे रहो। क्लियर है स्टूडेंट्स? क्लियर? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया। हु ट्रांसलेट बाबरनामा इनटू इंग्लिश? किस व्यक्ति ने बाबरनामा का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था? हाँ जी बताइए, अब मुझे आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कि किस व्यक्ति ने बाबरनामा, आप सभी को पता है बाबर की क्या है? ऑटोबायोग्राफी है, उसने खुद की अपनी आत्मकथा लिखी थी। ऑटोबायोग्राफी समझते हो? खुद की आत्मकथा लिखना। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी जिसे हम क्या कहते हैं? बाबरनामा कहते हैं। इसका इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट किसने किया था? चलिए आज हम एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। सुनो, चीज को ध्यान से देखना, समझना इस चीज को, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। सुनो, बाबर ने
अपनी एक आत्मकथा लिखी थी जिसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, जिसका नाम था तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी। ध्यान से समझना इस चीज को। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन का आंसर ही हमने करना है, यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चन के आंसर नहीं करने आए हैं। क्वेश्चन के आंसर तो आपको वैसे भी मिल जाएंगे, हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स को समझने आए हैं। बात समझ में आई? तो देखिए, बाबर ने अपनी क्या लिखी थी? आत्मकथा लिखी थी जिसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, जिसका नाम था तुजुक ए बाबरी। कौन सी भाषा में लिखी थी? तुर्की भाषा में। ध्यान रखना, कौन सी भाषा में? तुर्की भाषा में। क्लियर? बात समझ में आई? अब क्या हुआ, जो हुमायूं था, हुमायूं के टाइम पर दो व्यक्ति थे, नाम ध्यान रखना, जैना खां और पाइंदा खां। जैना खां और पाइंदा खां, ध्यान से सुनना इस चीज को। हुमायूं के टाइम पे दो व्यक्ति थे, एक का नाम था जैना खां और एक का नाम था पाइंदा खां। ठीक है, जेपा, क्या नाम रखोगे? जेपा। इन दोनों ने इस तुजुक ए बाबरी का फारसी भाषा में ट्रांसलेशन किया था। किस भाषा में? फारसी भाषा में, जिसे हम क्या कहते हैं? बाबरनामा। बाबरनामा। तो बाबर की जो आत्मकथा है वो ओरिजिनल में किस नाम से है? तुजुक ए बाबरी। बाद में जब इसका फारसी भाषा में ट्रांसलेशन किया गया तो क्या नाम रखा गया? बाबरनामा। किसने, किस व्यक्ति ने किया था? हुमायूं के टाइम पीरियड में जैना खां और पाइंदा खां ने किया था। किसने किया था? जैना खां और पाइंदा खां। बात समझ में आ गई? समझ में आया? उसके बाद हम बात करते हैं अकबर की। अकबर के टाइम पीरियड में इसका जो ट्रांसलेशन है वो किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल, आपने शायद नाम सुना होगा, ये अकबर का बेस्ट फ्रेंड था, अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है। इसने क्या किया था? अकबर के टाइम पीरियड में क्या किया था? इस तुजुक ए बाबरी का क्या किया था? फारसी भाषा में ट्रांसलेशन किया था। बात समझ में आ गई? समझ में आया? क्लियर है? यहाँ पे हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश की जो इंग्लिश का ट्रांसलेशन किया था वो किसने किया था? लिंडन और एस्क्रिन ने। किसने किया था? बिल्कुल सही, ऑनलाइन ऑप्शन नंबर ए, लिंडन और एस्क्रिन ने किया था। अब ये मेरी एक बात और सुन लो कि तुजुक ए बाबरी कौन सी भाषा में? तुर्की भाषा में। कौन सी भाषा में? तुर्की भाषा में। एक बाबरनामा है जो कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में। तो अब देखिए, तुजुक ए बाबरी का जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था वो किसने किया था? बेवरिज ने। किसने किया था? बेवरिज ने। किसने किया था? मतलब कि जो तुर्की में जो तुजुक ए बाबरी लिखी हुई है ना, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसने किया था? बेवरिज ने। ध्यान से सुनना। अब हम बात करते हैं फारसी भाषा वाली बाबरनामा। तो बाबरनामा का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसने किया था? लिंडन और एस्क्रिन ने। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में है, तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसने किया था? बेवरिज ने। ठीक है, हम बात करते हैं बाबरनामा, जो कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में। हालांकि दोनों एक ही चीज है, बस नाम बदल गया। तो बाबरनामा कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में। तो बाबरनामा का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसने किया था? लिंडन और एस्क्रिन ने। ध्यान रखना, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुन लेना। तो हुमायूं के टाइम पे फारसी भाषा में ट्रांसलेशन किसने किया था? जैना खां और पाइंदा खां। जैना खां और पाइंदा खां। अकबर के टाइम पीरियड में किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना। किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना, जिसने किया था? अकबर के टाइम पीरियड में किया था। बात समझ में आ गई? अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश के तुजुक ए बाबरी का इंग्लिश में ट्रांसलेट जो तुर्की भाषा में थी, उसका तो किसने किया था? बेवरिज ने। आपसे क्या पूछा गया है कि बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? जो फारसी भाषा में थी, उसका किसने किया था? लिंडन और एस्क्रिन ने। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बस इतना सा क्वेश्चन था। बात समझ में आई? क्वेश्चन का आंसर सभी को पता है, ये कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी था, याद रखना। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो तुजुक ए बाबरी है उसका फारसी भाषा में अनुवाद अकबर के टाइम पीरियड में किसने किया था? तो वो किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। क्लियर है? समझ में आ गया? समझ में आया स्टूडेंट्स? क्लियर है? समझ में आया? बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छी चीज थी, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद लिंडन और एस्क्रिन। लैंडन और एस्क्रिन। लैंडन और एस्क्रिन। लैंडन और एस्क्रिन। क्लियर है? बात समझ में? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखने पे बहुत बड़ा लग रहा होगा ना? लग रहा है कि नहीं लग रहा? बड़ा लग रहा है? चलो कोई बात नहीं, पढ़ते हैं
क्या पता इजी हो ना। देख, कई बार जरूरी नहीं होता कि दूर चीज़ हमें अच्छी लगे या दूर चीज़ हमें टफ लगे, जब हम पास में जाके तो हमें इजी लगने लग जाती है, तो उस चीज़ को हम पढ़ते हैं। देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मोहम्मद बिन तुगलक की जो टोकन करेंसी थी, टोकन करेंसी जो उसने तांबे और कांसे की मुद्रा चलाई थी, करेंसी चलाई थी, उसकी योजना असफल हुई। विद्वानों का विद्वान था मोहम्मद बिन तुगलक, तो उसकी योजना असफल हुई थी कि नहीं, जो उसने टोकन करेंसी चलाई थी। जब भारत के अंदर चांदी की कमी हो गई थी, तो उसने चांदी की जगह पे तांबे और कांसे की क्या चलाई थी, टोकन करेंसी चलाई थी। आप सभी को पता है, क्योंकि ये क्या रही, असफल रही। असफल रही थी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बात समझ में आई। अब असफल हुई क्यों, अनसक्सेस हुई क्यों? क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का इस टोकन करेंसी के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं था। क्या ये बात सही था? क्या ये बात सही है कि हमें पता है कि फिर मोहम्मद बिन तुगलक जो हमारा विद्वानों का विद्वान है, उसकी जो टोकन करेंसी वाली जो योजना थी, जो प्लानिंग थी, वो असफल हुई। यह आप सभी को पता है। क्यों हुई? क्योंकि उसके ऊपर कंट्रोल नहीं था। सीधी सी बात है, आप सभी को पता है, मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया भी है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो चांदी की जगह तांबे और कांसे, ब्रॉन्ज और कॉपर की जो चलाई थी, करेंसी चलाई थी, उस करेंसी के ऊपर किसी भी टकसाल का नाम नहीं लिखवाया। टकसाल समझते हो, जहाँ पे ये मिंट, जो सिक्के ढाले जाते हैं, जहाँ पे सिक्के बनाए जाते हैं, तो जब किसी सिक्के पर किसी टकसाल का नाम नहीं होगा, किसी राजा का नाम नहीं होगा, तो हर व्यक्ति अपने घर पे सिक्के बनाने लग जाएगा। आजकल तो आप सभी को पता है, नकली नोटों का इतना फैशन चल रहा है, हर व्यक्ति अब नकली, हालांकि हमारे जो नोट हैं उनके ऊपर हर तरह के वो होते हैं, साइन भी होते हैं, सब कुछ लिखा होता है, फिर भी नकली नोट बन रहे हैं और वो चल भी रहे हैं। तो आप सोचो, उस टाइम तो कोई साइन भी नहीं होता था, कोई राजा का नाम भी नहीं लिखा हुआ उस सिक्के ऊपर, तो हर व्यक्ति का घर तो टकसाल बनेगा ही ना। बनेगा कि नहीं बनेगा? हर व्यक्ति, आप मुझे बताओ, आपको ये ऑफर दिया जाए, आप अपने मन में सोचो, यार इस सिक्के पर तो किसी का नाम नहीं है, ये तो बिल्कुल एक सिंपल प्लेन ही सिक्का है, तो आप लोग घर पे अपने टकसाल बनाओगे कि नहीं बनाओगे? बनाओगे। कौन शरीफ है भाई इतना, बताओ कौन है इतना शरीफ जो टकसाल नहीं बनाएगा? बता दो जल्दी जल्दी। आज जो भी करता है बंदा किसके लिए करता है? पैसों के लिए करता है, पैसों के लिए करता है। चलो ठीक है, तो हर व्यक्ति का क्या बन गया, घर क्या बन गया, टकसाल बन गया। क्यों? क्योंकि उस पर कुछ लिखा ही नहीं हुआ था, तो उसने टोकन करेंसी के ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं किया। तो इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। और ये जो है वो सही इसकी क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, सही व्याख्या कर रहा है। तो आर और ए इज बिल्कुल सही है, और दोनों एक दूसरे की क्या कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं। करेक्ट, एक्सप्लेन। बात समझ में आई? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए और आर दोनों सही हैं, और जो आर है वो ए को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। बात समझ, क्योंकि असफल रही, बात सही है। क्यों असफल रही? क्योंकि उसका ऊपर कंट्रोल ही नहीं था। क्वेश्चन इजी था कि नहीं था? हमें कई बार होता है और इतना बड़ा क्वेश्चन, हम उसको पढ़ने से पहले ही घबरा जाते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता कि क्वेश्चन सबसे ईजी है। देखो, सबसे ज्यादा ईजी क्वेश्चन तो यही आया है। बात समझ में आई? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चले बढ़े। चलो, बहुत अच्छी बात है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। याद रखना इस चीज को। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेषासुरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? ये तो मैंने आपको पिछले जो क्लास हुई थी उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि शेषासुरी की मौत कहाँ पे हुई थी। याद है आपको? याद है? ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा गया, अंतिम अभियान पूछा गया। तो आप लोगों को याद करो, मैंने ये बात बताई थी कि उसका जो अभियान था वो उसका क्या बन गया, लास्ट अभियान बन गया। क्यों? क्योंकि याद कीजिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि वो क्या था, किले की दीवार के बाहर खड़ा था, उसने एक जो तोप है, तोप में से गोला फेंका, वो जो गोला था वो टकरा कर क्या वापस आ गया। उसके आसपास काफ़ी सारे गोले थे, पर मतलब बारूद के, तो वो जो गोला टकरा के आया था उस बारूद के ढेर में क्या लगी, आग लगी, और शेषासुरी वहीं पर ही मर गया। बात समझ में आई? तो शेषासुरी की मौत कहाँ पे हुई थी? लास्ट अभियान कौन सा था? उसका कालिंजर अभियान था। कौन सा अभियान था? कालिंजर अभियान था। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। इजी सा क्वेश्चन था कि नहीं था? क्लियर है? बात समझ में आई? तो कालिंजर अभियान उसका क्या था, लास्ट अभियान था। उसने जब इस अभियान पे गया तो वहां पर उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई थी। क्यों? क्योंकि जब वो गोला फेंका था और यहीं पर उसकी मृत्यु। लेकिन इसका मकबरा कहाँ पे है? सासाराम बिहार में। मैंने आप लोगों से उस दिन भी क्वेश्चन पूछा था ये।
कि शेषासुरी का टॉम कहाँ पे है, सासाराम में। शेषासुरी की मौत कहाँ पे हुई थी, कलिंजर में। शेषासुरी ने एजुकेशन कहाँ से ली थी, जौनपुर से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पेपर में पूछा जाता है। क्लियर है, बात समझ में आई, समझ में आया। एसी का भी ना अलग ही चक्कर हुआ है, चलाओ तो ठंड लगती है, ना चलाओ तो गर्मी लगती है, पता नहीं क्या झंझट है, ये समझ से बाहर है। क्लियर है, बात समझ में आई, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ग्रांटेड ₹1 लाख फॉर एजुकेशन इंडिया द फर्स्ट टाइम। देखो कितनी बड़ी बात है कि अंग्रेजी सरकार ने इन इन अंग्रेजी सरकार ने, इन अंग्रेजों ने, इन गोरों लोगों ने हमारी एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए का बजट दिया था। कितनी बड़ी बात है ना, है कि नहीं है, कि ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया था कि हम भारत में एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए का बजट रखते हैं, हम 1 लाख क्या करेंगे खर्च कर। कितनी बड़ी बात है कि नहीं है। अब आपको क्या बताना है, किस एक्ट के अंदर आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जल्दी से जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर किसी स्टूडेंट का आंसर वुड डिस्पैच है 1854 तो वो बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि इसमें सबसे पहले सिर्फ शिक्षा की बात की गई थी, प्राइमरी लेवल पे एजुकेशन की बात की गई थी, महिलाओं के लिए, लेडीज के लिए एजुकेशन की बात की गई थी। लेकिन यहाँ पे एजुकेशन के अंदर 1 लाख रुपए का जो प्रावधान, जो बजट है, उसकी बात नहीं की गई थी। इतना याद रखना, वुड डिस्पैच के अंदर प्राइमरी लेवल पर जो एजुकेशन थी उसकी व्यवस्था की गई थी, और वो भी अंग्रेजी भाषा में। और दूसरी बात, महिलाओं के लिए एजुकेशन की बात की गई थी। लेकिन आप लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा गया, किस अधिनियम, किस एक्ट के अंदर 1 लाख रुपए के शिक्षा के ऊपर खर्च करने की बात की गई थी। तो आप सभी को बता दूं, 1813 का जो चार्टर एक्ट है उसके अंदर क्या की गई थी, 1 लाख रुपए एजुकेशन के ऊपर खर्च करने की बात की गई थी। क्लियर है स्टूडेंट्स, समझ में आया? क्लियर, आगे बढ़े तो 1813 का जो चार्टर एक्ट था, जिसके अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी व्यापारिक अधिकार थे, जो ट्रेंडिंग जो राइट्स थे, जो बिजनेस वाले राइट्स थे, उन सभी को क्या कर दिया था, खत्म कर दिया गया था। सिर्फ चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार, ठीक है, वो छोड़ा गया था। अदरवाइज 1813 का जो चार्टर एक्ट है उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी व्यापारिक जो ट्रेंडिंग जो राइट्स थे उन सभी को खत्म किया गया था, और उसी के अंदर हमारी एजुकेशन के लिए, इंडियन एजुकेशन, भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स, समझ में आया? समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन था अगर आप लोग इस चीज को अच्छे समझते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ द रामकृष्ण मिशन? रामकृष्ण तो हमारे विष्णु जी के अवतार हैं। रामकृष्ण मिशन का फाउंडर कौन है, मोडी कौन है भाई? रामकृष्ण परमहंस, आनंद दुत्ता, स्वामी विवेकानंद एंड स्वामी रंगनाथ। क्या रामकृष्ण परमहंस जी ने खुद ने ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की होगी? बेसिकली तो यही होता है ना कि हाँ, कोई शिष्य अपने गुरु के नाम पे करता है, कोई स्टूडेंट अपने गुरु के नाम पे करता है कि नहीं करता? करता है। समझ रहे मेरी बात? तो उसी तरह से रामकृष्ण मिशन खुद तो नहीं करेंगे, बात खत्म होगी। आप सभी को पता है रामकृष्ण मिशन के जो स्टूडेंट है, शिष्य हैं, उनका नाम क्या है? स्वामी विवेकानंद। कितने प्यारे प्यारे स्टूडेंट रहे हैं ना, रहे हैं कि नहीं रहे? काश आप समझ गए होगे आगे मैं क्या कहना चाहती हूँ, है ना? खामोशी कई बार बहुत कुछ बता देती हैं। चलिए ठीक है, स्वामी विवेकानंद जो थे वो रामकृष्ण मिशन के क्या थे? संस्थापक थे, फाउंडर थे। उन्होंने, देखो, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या है? रामकृष्ण परमहंस। जब उनके गुरु जो हैं और उनसे उन्होंने एजुकेशन ली, शिक्षा ली, तो उन्हीं के नाम पर उन्होंने एक मिशन बनाया जिसे हम क्या कहते हैं? रामकृष्ण मिशन। ठीक है, सुनिए एक्चुअली क्या होता है, 1887 में इन्होंने कलकत्ता में, कहाँ पे? कलकत्ता में एक मठ बनाया था, एक आश्रम बनाया था जिसे हम क्या कहते हैं? वेलूर मठ। क्या कहते हैं? वेलूर मठ।
एक आश्रम बनाया था जिसे हम क्या कहते हैं, वेलूर मठ कहते हैं। 1887 में कलकत्ता में एक मठ, मठ मतलब होता है आश्रम। क्या होता है? आश्रम। उस आश्रम का नाम क्या था? वेलूर था। आप सभी को पता है ना आश्रम किसे कहते हैं, जहाँ पे हम लोग रुकते हैं आपस में, मतलब हम एक शरण मिलती है, पनाह मिलती है। तो उसी तरह से 1887 में कलकत्ता में इन्होंने एक मठ बनाया जिसे हम क्या कहते हैं, वेलूर। इन्होंने 1 मई, ध्यान से सुनना इस बात को, 1 मई 1897 को इस वेलूर मठ का नाम बदलकर क्या कर दिया? रामकृष्ण कर दिया, रामकृष्ण मिशन कर दिया। कहाँ पे? कलकत्ता में। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1897 को। क्लियर है? रामकृष्ण मिशन का पुराना नाम क्या है? वेलूर मठ है। क्या है? वेलूर मठ है। कहाँ पे? ये कलकत्ता में। बात समझ में? किसने की थी? स्वामी विवेकानंद, जिनके स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने अमेरिका के शिकागो में जाकर एक ऐसा भाषण दिया था, माय ब्रदर एंड सिस्टर्स, कि अंग्रेज देख के हैरान हो गए, ये कौन आ गया भाई, इतनी अंग्रेजी तो हमें ही नहीं आती। ये वही व्यक्ति है जिन्होंने पूरा भाषण दिया था, माय ब्रदर एंड सिस्टर से शुरुआत की थी। अंग्रेज भी इनको देख के हैरान हो गए थे। बात समझ में? एक बार किसी ने स्वामी विवेकानंद से पूछा, आप लोगों ने शायद इस बात को सुना होगा। एक बार किसी ने स्वामी विवेकानंद से पूछा कि स्वामी जी आप मुझे एक बात बताइए कि आपके देश की, मतलब भारत की जितनी भी लेडीज़ हैं, जो महिलाएं हैं, वो किसी से हाथ क्यों नहीं मिलाती? ठीक है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया होगा, सोचो। उन्होंने कहा, स्वामी विवेकानंद ने, क्या आपके देश की जो महारानी हैं वो क्या सभी से हाथ मिलाती हैं? कहते नहीं, वो तो किसी से हाथ नहीं मिलाती। तो वो आपके देश की क्या है? महारानी है। तो हमारे देश की हर लेडी जो है, हर महिला जो है, वो क्या है? महारानी है। आपके देश में तो सिर्फ एक ही महारानी है, हमारे देश के तो जितनी भी महिलाएं हैं वो सारी क्या है? महारानी है। बात समझ में आई? क्लियर है? बात समझ में आई? तो स्वामी विवेकानंद, जिनके बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। नरेंद्र नाथ दत्त। क्लियर है? रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है? स्वामी विवेकानंद है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स? क्लियर? आगे बढ़े? यहां तक समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद। हाँ जी भाई, मशहूरी आ गई, मशहूरी जी, मशहूरी। हाँ जी, जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी PS टेट की तैयारी कर रहे हैं, वो जल्दी से जल्दी भाई बैच ज्वाइन करो। 11 अप्रैल को शुरू हो चुका है, समय हाथ से निकलता जा रहा है। जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन करो। और इस बैच की जो आप लोगों को पता ही है, अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो 7710104040 पर जाइए, कॉल कीजिए, आपको वहाँ पे हर तरह की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। कूपन कोड AC 512 यूज़ करो और 500 रुपये का डिस्काउंट प्राप्त करो। क्लियर? बात समझ में? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? बताओ, इतना इजी क्वेश्चन, कुछ नहीं, इजी क्वेश्चन भी तो आने चाहिए, है ना? आने चाहिए नहीं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बताओ भाई, कौन थे? सारे थे क्या? सारे टिक मार्क कर दो, ABCD। हाँ जी, चलो भाई, ओ हमारे शीट में ABCD सारों पे गोला कर दिया। ब्लैंक जो थे उसको फिल कर दिया? नहीं करना? चलो कोई बात नहीं। बताओ, कौन, आपको ट्रिक याद है? ब क म ई, ब से बॉम्बे। कौन था? WC बनर्जी। कांग्रेस का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था? WC बनर्जी। क से कलकत्ता। कौन था प्रेसिडेंट? दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस के फर्स्ट पारसी प्रेसिडेंट कौन है? दादा भाई नौरोजी। म से मद्रास। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। तो कांग्रेस के फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन से हैं? बदरुद्दीन। म से मद्रास और म से मुस्लिम, तो कहाँ पे गया? ये रहा, बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इसी के साथ आगे कर लो। ई से इलाहाबाद। कौन था? जॉर्ज यूले। कांग्रेस के फर्स्ट अंग्रेज।
क्लियर है, बात समझ में आई? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इजी सा क्वेश्चन था। ये ट्रिक याद रखना, बकमई के नाम से चारों एक साथ निकल के आ जाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। हाँ जी, दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? इजी सा क्वेश्चन है यार, बहुत इजी क्वेश्चन है। 12 दिसंबर 1911। आपको याद होगा जॉर्ज फिफ्थ और महारानी मैरी दोनों कहाँ आए थे? भारत में आए थे। अब भारत में आए हैं तो खाली हाथ तो नहीं आएंगे, कुछ तो लेकर आए होंगे। तो मिठाई के डिब्बे की जगह कुछ और लेकर आए। क्या लेकर आए थे? 2 घोषणाएं, 2 गिफ्ट्स लेके आए थे। पहला तो ये कि बंगाल की वंड को, बंगाल के पार्टीशन को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। बंगाल का जो पार्टीशन था, बंगाल की जो पार्टीशन है उसको क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। क्या किया गया? खत्म किया गया। और जो कैपिटल थी कलकत्ता, उसको क्या कर दिया गया? चेंज कर दिया गया। क्या बना दिया गया? दिल्ली, क्योंकि उसको दिल्ली के चांदनी चौक के परांठे पसंद आ गए। हाँ, समझ में आई? समझ में आई? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इजी सा क्वेश्चन था, इजी सा आंसर था। क्लियर है? समझ में आया? इसी के साथ जो स्टूडेंट यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, जिनके पास सब्जेक्ट हिस्ट्री है, जल्दी से जल्दी भाई तैयारी करना शुरू कर दो। एग्जाम आ चुका है, जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन करो। क्लियर? बात समझ में? इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही। अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो, जिससे कि हम वहाँ पे गलबात कर पाएँ, एक दूसरे के डाउट्स क्लियर कर पाएँ, आप लोगों को लिंक मिल जाए। सब कुछ हो सकता है। देखो, एक चैनल को ज्वाइन करने से आपको कितना फ़ायदा हो सकता है। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना, क्वेश्चंस कैसे थे ज़रूर बताना, समझ में कितना आए वो भी बताना, सब कुछ बताना। क्लियर? बात समझ में आई? इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के सारे क्वेश्चन सही होंगे। मैं तो हमेशा ये सोचती हूँ कि जो मैंने क्वेश्चन लेकर आती हूँ आप लोगों के सही हो, बस आपको कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। तो इसी के साथ आज की क्लास को मैं यहीं विराम देती हूँ। कल हम दोबारा क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो स्वस्थ रहो, खुश रहो, मस्त रहो, ऐश करो, लेकिन कुछ बनने के बाद। क्लियर है? बात समझ में? गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड शुभ खैर। थैंक यू।